स्टार प्लस शो अनुपमा सीरियल में ईशानी दबे पाव अनु की रसोई में जाती है और वहां छिपाकर रखे गए सिगरेट के बॉक्स को चुपचाप एक कोने में छुपा देती है, मगर यह हरकत राघव की नजरों से छिप नहीं पाती। वह सब कुछ देख लेता है। उधर अनुपमा परेशान है, उसका मन बेचैन है और वह खुद से सवाल कर रही होती है कि क्या ईशानी जी अपने पति और परिवार के बिना जी पाएंगी। बा का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। वह कहती हैं कि कैसी औरत है यह, अपने ही बेटे का घर तोड़ने पर तुली है। अनुपमा बोलती है कि वह बस यह सोच सोच कर डर रही है कि ईशानी आखिर कैसे खुद को संभालेगी, पर बा कहती हैं कि यह सब तो अनुपमा की वजह से हो रहा है। तभी ईशु वहां आ जाती है और माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अनुपमा पाखी और सानी के पास पहुंचती है। वह सानी से पूछती है कि तू कहाँ थी, मैंने तुझे इतने कॉल किए, ना कोई रिप्लाई ना मैसेज, और राजा भी बार बार कॉल कर रहा था। सानी भड़क कर बोलती है, भाड़ में जाए राजा और भाड़ में जाओ आप सब। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईशु उसे टाल देती है और कहती है कि उसे अब सोना है और उसके लेक्चर का मन नहीं है। बा और पाखी परेशान हैं। बा कहती है कि देख कैसे हाथ से निकलती जा रही है ईशानी, और मम्मा को बार बार परी की बातें याद आ रही हैं। बापूजी बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं उससे बात करता हूँ। बा फिर कहती है कि हम कैदी जी को भी संभाल लेंगे और ईशु को भी, लेकिन उस कैदी का क्या? तू अभी जाकर उससे बात कर और कह कि यहाँ से चला जाए। दूसरी ओर प्रेम पराग के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन देखता है कि आर्यन पराग को खिला रहा है। प्रेम चुपचाप वहां से चला जाता है। अनुपमा अनु की रसोई के पास खड़ी सोचती है कि कैसे राघव से कहे कि वह चला जाए। उसने उसकी मां से वादा किया था कि राघव का ख्याल रखेगी, लेकिन वह उसकी दोस्त भी है और एक दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ सकती है। राघव आता है और कहता है कि उसे अनुपमा से बात करनी है। अनुपमा भी कहती है कि उसे भी उससे बात करनी है। राघव सिगरेट का बॉक्स निकालता है और बताता है कि यह डिब्बा उसी ने यहाँ छुपाया था जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जो लंबी है। अनुपमा तुरंत समझ जाती है ईशानी। वह चिंता में पड़ जाती है और बोलती है कि यह कोई आम सिगरेट नहीं है। राघव बताता है कि वह नॉर्मल नहीं है। अब अनुपमा और भी परेशान हो जाती है। इधर प्रेम और राही की बातचीत होती है। राही देखती है कि प्रेम परेशान है। वह उसे कहती है कि अपनी तकलीफ उससे बांट सकता है। प्रेम बताता है कि उसने हमेशा अपने पापा से नफरत की, लेकिन अब वह उनके करीब जाना चाहता है, बस आर्यन उन्हें पहले से मिला हुआ है। उसे जलन नहीं हो रही, पर मन में कसक जरूर है। राही समझाती है कि ऐसा ही उसे मम्मी और माही के साथ महसूस होता था और वह उसे पूरी तरह समझ सकती है। प्रेम को आज का व्यवहार आर्यन के साथ ठीक नहीं लगा और वह सोचता है कि जैसे वह माँ बाप का प्यार नहीं देख पाया, वैसा ही आर्यन भी न देख पाए, यह ठीक नहीं है। राही माहौल को हल्का करती है, जलेबी से उसके गाल पर चाशनी लगा देती है और कहती है कि यह स्वीट है। प्रेम हंसता है और जवाब में राही के गाल पर चाशनी लगाकर उसे किस करता है। वह उसे गले लगाकर कहता है कि एक वही है जो उसे समझ सकती है। कृष्ण कुंज में अब अनुपमा और ईशानी का आमना सामना होता है। अनुपमा उसके सामने डिब्बा रखती है और पूछती है कि यह क्या है। वह कहती है कि तू नशा क्यों करती है। ईशानी भड़कती है और कहती है कि यह उसकी जिंदगी है, बर्बाद करे या न करे, किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। अनुपमा बोलती है कि वह उसकी माँ की माँ है। जब ईशानी बोलने लगती है तो अनुपमा उसे डांट देती है। वह चेतावनी देती है कि यह जहर है और इसे रखना कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो जिंदगी जेल में कटेगी, पैसे नाम सब धरा रह जाएगा। तेरी हालत वही हो जाएगी जो आज राघव जी की है। ईशानी कहती है कि आप कुछ नहीं जानती, आजकल सब यही करते हैं। अनुपमा जवाब देती है कि वो सब बेवकूफ हैं। ईशानी कहती है कि अगर वह दोस्तों के साथ यह सब न करे तो उसे बेवकूफ समझते हैं। अनुपमा कहती है कि तू बेवकूफ लग जाए,
पर उन दोस्तों से पीछा तो छूटेगा। अंश पूछता है कि तुझे ये सब कौन लाकर देता है। ईशानी टालती है और कहती है कि उसे कोई कुछ ना कहे। वह चिल्लाकर कहती है कि सब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, तो वह क्यों नहीं। वह कहती है कि वह अपनी मौत की तैयारी कर रही है। ईशानी चिल्ला उठती है कि सब चुप हो जाओ। वह और बापूजी कहते हैं कि यह सब कानूनन गलत है, लेकिन ईशानी कहती है कि उसकी नजर में सही है। पाखी बोलती है कि घर के बड़े समझा रहे हैं, लेकिन वह नहीं मानती। पाखी उसे चेतावनी देती है कि आज से उसका घर से बाहर निकलना बंद। ईशानी फिर फट पड़ती है, कहती है मम्मा चुप हो जाओ, आपकी वजह से मैंने उस राजा को झेला, आपकी वजह से मैं हमेशा गलत फैसले लेती रही। अब बस, अब कोई मुझे नहीं बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। यह घर नहीं, चिड़ियाघर है। वह कहती है कि अनुपमा तो इस घर में एक अपराधी को भी ले आई है। वह सिगरेट का डिब्बा अनुपमा से ले लेती है और कहती है कि यह उसे खुशी और शांति देता है। इसके बाद वह कहती है कि यह उसे किसी और ही दुनिया में ले जाता है। पाखी गुस्से में पूछती है कि क्या उसने यह सब उसे सिखाया था। ईशानी ताना मारती है कि आपने तो मुझे अमीर लड़कों को फंसाना सिखाया, उनसे पैसे लेना सिखाया और आपको देना सिखाया। मैं आपकी बेटी नहीं, कोई मॉडल हूँ। आपने यह खाना खा, यह मत खा, बस यही किया। मैंने कभी अपनी पसंद का खाना भी नहीं खाया। पाखी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ईशानी की बातों ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। सामने अनुमा के हाथ का बना हुआ खाना अंश, परी और माही बड़े चाव से खा रहे थे, मगर पाखी के लिए वह खाना कांटों जैसा बन गया था। ईशानी ने जिस तरह से उसे माँ के रिश्ते से खारिज कर दिया था, वह उसके सीने में गूंजता रहा। ईशु की आवाज फिर गूंजती है, मम्मा जब मैं छोटी थी ना, तो मेरा ख्याल डिम्पी मामी, किंजल मामी और काव्या नानी ने रखा, आप नहीं। आप तो अपनी पार्टीज और गॉसिप में बिजी रहती थीं। अब आप मुझे कैसे रोक सकती हैं। पाखी की आंखों में आंसू और भी गहरे हो जाते हैं। वह सोचती है कि आखिर क्यों वह अपनी ही बेटी के सामने इतनी असहाय हो गई। ईशानी की बातें उसे कटघरे में खड़ा कर चुकी थीं। ईशानी ने साफ साफ कह दिया था, आप कहने को तो मेरी माँ हो, लेकिन माँ का प्यार मुझे सिर्फ अनुमा से मिला। बा और बापूजी से अपनापन मिला, अंश और परी हमेशा मेरे साथ थे। आप तो बस मुझे एटीएम मशीन समझती हो। यह सुनकर पाखी खुद को पूरी तरह से टूटता महसूस करती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। ईशानी का गुस्सा और भी बढ़ता जाता है। आपने राजा को देखा और मुझे उसके पीछे लगा दिया, कहा कि मैं उससे प्यार करूं और शादी करूं ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आपको मुझ पर कोई हक नहीं है मम्मा, आपको डांटने का हक भी नहीं है। अनुमा ने मुझे पढ़ाया, लिखाया और हमेशा प्यार दिया। आपकी तो कोई भी बात सुनने का मन नहीं करता। कभी कभी तो सोचती हूँ कि अगर माँ ऐसी होती है तो काश मैं किसी एक्सीडेंट में मर गई होती। अनुपमा तुरंत ईशानी को गले लगाकर शांत कराती है और बोलती है, ईशानी हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर नशा हर चीज का हल नहीं है। मगर ईशानी की आंखों में नफरत और दुख भरा होता है। अनुमा हमेशा बड़े सही नहीं होते, कभी कभी बच्चे भी सही होते हैं। अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं यह घर छोड़ देती हूँ, लेकिन नशा नहीं छोड़ सकती। बापूजी धीरे से बोलते हैं, पाखी ईशानी का गुस्सा जायज है। कहीं न कहीं वो खुद गलत है, लेकिन जो वो कह रही है उसमें सच्चाई है। पूरा घर जैसे चुप हो जाता है, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। पाखी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मम्मी आज मुझे समझ आया कि जब मैंने आपकी ममता पर सवाल उठाए तो आप पर क्या बीता होगा। ना तो मैं एक अच्छी बेटी बन पाई, ना ही अच्छी पत्नी और ना ही एक अच्छी माँ। किंजल सोच में डूब जाती है। बेचारी ईशु, वो अंदर ही अंदर कितनी घुट रही होगी। हम बच्चों का गुस्सा तो देखते हैं, लेकिन उनके ट्रॉमा को नहीं। वह धीरे से बोलती हैं, सारी गलती ईशानी की नहीं है। पाखी भी दोषी है जो अपनी बेटी को मॉडल बनाने में लगी रही। अनुपमा दृढ़ता से कहती है, हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ईशानी को ये सब कौन दे रहा है। हम उसे अपने हाथों से फिसलने नहीं दे सकते।
इधर दूसरी तरफ राही किचन में होती है और तभी आर्यन वहां पहुंचता है। राही का फोन बजता है और आर्यन बिना पूछे कॉल उठा लेता है। राही घबरा जाती है। आर्यन ऐसे किसी का फोन नहीं उठाते, मगर आर्यन फौरन सफाई देता है। भाभी, मुझे लगा आप बिजी हैं इसलिए उठा लिया। गलती हो गई। तभी पराग और परिवार के बाकी सदस्य भी वहीं होते हैं और आर्यन तुरंत नाटक में लग जाता है। भाभी सॉरी, मुझे फैमिली के साथ कैसे रहना है नहीं पता। माँ ने मुझे छोड़ा तो अनाथ हो गया। गौतम सब समझ रहा होता है कि आर्यन सिर्फ दिखावा कर रहा है। आर्यन आगे बोलता है, मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, ना ही परिवार का। अगर मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा होता तो मैं भी इस परिवार का हिस्सा बनता। पराग बोलता है, राही प्रेम, आर्यन भी इस घर का बच्चा है। उसने बहुत कुछ सहा है और अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आर्यन चालाकी से सबको इमोशन करता है। प्रार्थना समझाने की कोशिश करती है। आर्यन, माँ के खोने का दर्द मैं और प्रेम समझते हैं। तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है, एक बार ट्रस्ट तो करो। उसी वक्त राघव अनुपमा के पास आता है और पूछता है, आपने ईशानी से बात की? अनुपमा निराश होकर कहती है, हाँ, पर वो कुछ समझना ही नहीं चाहती। राघव बताता है कि कैसे बच्चों को जानबूझकर इस लत की आदत डलवाई जाती है, पहले मुफ्त में फिर पैसे लेकर। अनुपमा कहती है कि वह ईशानी को नहीं खोएगी। वह अंश से कहती है कि वो ईशानी पर नजर रखे, वह किन लोगों से मिलती है, क्या करती है। जब अंश और अनुपमा को सच्चाई पता चलती है तो वे उन लोगों के पास जाते हैं। अनुपमा उन्हें डांटती है, अगर तुम लोग ये सब बेचते रहोगे तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। वे डराते हैं, अगर हम फंसे तो आपकी नातिन भी फंसेगी। अनुपमा कहती है, फर्क नहीं पड़ता, कम से कम वह सुधर तो जाएगी। इधर ख्याति दुखी होती है। मोटीबा ने न सिर्फ उसे घर से निकाल दिया बल्कि उसका सामान भी भिजवा दिया। वह सोचती है कि पराग और आर्यन कभी उसे माफ नहीं करेंगे, मगर अनुपमा उसे ढांढस बंधाती है, जब भी दुखी होती हूँ तो यहाँ डांस करती हूँ, आप भी कर सकती हैं। दोनों डांस करते हैं और ख्याति थोड़ा बेहतर महसूस करती है, मगर फिर वह टूट जाती है और अनुपमा उसे फिर से सहारा देती है। राघव अब पराग और मोटीबा की पूरी जानकारी निकालने के लिए सोच रहा होता है। उसे पंखुड़ी का पता लगाना है ताकि साबित हो सके कि वो बेगुनाह है। ख्याति भी अब उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, बिना ये जाने कि ये सब कोठारी परिवार की ही साजिश है। उधर आर्यन माही से मिलने कृष्ण कुंज पहुंचता है और दोनों बात करते हैं। लौटते वक्त अनुपमा और ख्याति उन्हें एक साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। अनुपमा सोचती है, पहले माही प्रेम से बात करती थी, अब आर्यन से। पता नहीं इस लड़की के मन में क्या चल रहा है। शक की एक नई लहर उठने लगती है।